गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि प्रीवियस क्लास में पार्ट 1 पढ़ा था एक्टिव पैसिव वॉइस का, उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, एक्टिव टू पैसिव चेंज करना सीखा था हमने। आज हम सीखेंगे टुडे वी शैल रीड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल हम पहले फॉर्मूला देखेंगे इसका। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका PV होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस नेगेटिव का सेंटर देखिए आप, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट बीइंग प्लस आपकी थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग ऑल्सो स्टार्ट होने वाले सेंटेंस देखिए। इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वही WHS वाला हु वाले सेंटेंस, हु इज एम आर प्लस by whom is MR plus object plus being plus आपकी थर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, एक्टिव से पैसिव के फॉर्मूलेज। अब सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं देखिए। Ram is driving a car. Next, he is not reading this novel. Next, are you calling me? Last day, who is ringing the bell? ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, सारे एक्टिव्स के सेंटेंस हैं, इसको पैसे में चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस होगा राम इज ड्राइविंग ए कार, तो इसका होगा अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय राम। नेक्स्ट है ही इज नॉट रीडिंग दिस नॉवल, इसका होगा दिस नॉवल इज नॉट बीइंग read by him। फिर नेक्स्ट सेंटेंस इसका होगा, फर्स्ट आएगा एम आई बीइंग कॉल्ड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस होगा बाय whom is the bell being
रंग। ठीक है, ये सारे सेंटेंस थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस, उनको हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज किया। अब नाउ नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट फॉर परफेक्ट। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। का एवी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस सबकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पीवी होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव बनेगा इसका ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका इंट्रोगेटिव हेल्पिंग से स्टार्ट होना सेंटेंस पी होगा इसका ऐसा। फर्स्ट में आएगा हैज़ हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और WH इंट्रोगेटिव में WH हु वाला सेंटेंस होगा। फर्स्ट हम उसका ए भी देखते हैं, हु प्लस हैज़ हैव प्लस सबकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पीवी बनेगा बाय होम हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन आपकी थर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड। देखिए अब ये थे सारे प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस के फार्मूलाज। देखिए आप, पहले है हमारा सेंटेंस का फार्मूला, एवी का फार्मूला था, इसको हमने पीवी में चेंज किया अफर्मेटिव सेंटेंस का ये। फिर ये नेगेटिव का है, ये इंट्रोगेटिव हेल्पिंग उससे स्टार्ट होने वाले, और लास्ट में WH का हु वाले सेंटेंस तरह से चेंज होते हैं। ये सारे फार्मूलाज थे। अब इनकम सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं देखिए आप। You have taught English. I have not given her an expensive gift. Have you done your homework? Who has sung old songs? ठीक है, ये सारे एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है। इसे हमें पीवी में चेंज करना है, मीन्स पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस कैसा होगा, इंग्लिश हैज़ बीन टॉट बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें होगा फर्स्ट, जैसे दो ऑब्जेक्ट साथ में दे रखें तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये होगा, हर का आगे आ जाएगा, सी हैज़ नॉट
given, she has not been given an expensive gift by me. लास्ट इसमें होगा have your homework been done by you, done by you. और लास्ट सेंटेंस होगा by whom have all songs been sung, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये थे प्रेजेंट्स परफेक्ट के सारे एक्टिव टू पैसिव के सेंटेंस। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू। Good morning, student. Today we are going to learn about rural development. This is lesson number 6 and this is the part 1. हिंदी मीडियम ध्यान दें। ये अपना छठा लेसन है जिसका नाम है ग्रामीण विकास और ये उसका भाग 1 है। पहले हम गरीबी पढ़ चुके हैं, उसके पहले और भी नीतियाँ पढ़ चुके हैं 1991 की। तो आज हम रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रामीण विकास, और ग्रामीण विकास का मतलब है कि ये तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि अपना जो देश है वो गांव का देश है। अपने देश में शहर कम है और गांव ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है? गांव में। तो गांव का विकास होगा, शहर का तो विकास अपनी गति से होता रहता है, एक स्पीड के साथ जैसे चल रहा है वैसे होता रहता है, लेकिन गांव का विकास रुक रुक के होता है और धीरे धीरे होता है। तो गांव का रूरल एरिया का जो डेवलपमेंट है वो अगर हो जाता है तो समझो अपने देश का ही डेवलपमेंट हो जाता है। तो रूरल डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है अपने देश के लिए। अगर रूरल डेवलपमेंट होता है तो अपने देश को मतलब काफ़ी संबल मिल जाता है और सारी चीज़ें सिस्टमेटाइज्ड हो जाती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि रूरल डेवलपमेंट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है और इसे कैसे किया जाएगा, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। In chapter 4 we studied how poverty was a major challenge facing India. We also come to know that the majority of the poor live in rural area where they do not live access to the basic necessities of life. रूरल डेवलपमेंट में गरीब, अपने 4th लेसन में गरीबी लेसन पढ़ा था, मतलब पॉवर्टी लेसन पढ़ा था। उसमें मैंने देखा था जिन लोगों को बेसिक नेसेसिटी भी नहीं मिलती वो लोग क्या है? गरीब है। तो ऐसे गरीब लोग तो गांव में भी होते हैं ना, तो गांव में ऐसे लोगों का डेवलपमेंट होना भी जरूरी है। एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल सेक्टर। महात्मा गांधी वंस said that the real progress of India did not mean simply the growth of expansion of industrial urban center, but mainly the development of the villages. This idea of village development being at the center of the overall development of the nation is relevant even today. Why is this so? Why should we attach such significance to rural development when we see around us fast growing cities with large industrial and modern information technology hubs? It is because more than 1/3 of India's population depends on agriculture that is yet to become productive enough to provide for them. One-fourth of rural India still lives in abject poverty. That is the reason why we have to see a development rural area. If our nation has to realize real progress, what then does rural development include? एक बार गांधी जी ने बोला था कि देश का विकास खाली जीडीपी बढ़ने से या सिर्फ ओवरऑल डेवलपमेंट से ही नहीं देखा जाए। देश का विकास तब होगा जब गांव का विकास होगा, क्योंकि गांव में ही सारी संभावनाएं हैं डेवलपमेंट की। जो ऑलरेडी डेवलप है उसको
उसको और डेवलप करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो डेवलप बिल्कुल नहीं है उससे डेवलप करना मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट की संभावनाएं ज़्यादा होती है, ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। तो गाँव में डेवलपमेंट की ज़रूरत ज़्यादा है, और गांव के लोग ही जो पुअर होते हैं वो शहर में जाते हैं और फिर वहाँ जाके भी वो पुअर बने रहते हैं कभी कभी। इसलिए गांव में ही पॉवर्टी को कम करना और रूरल डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म. It essentially focuses on action for the development of area that are lagging behind in the overall development of the village economy. Some of the areas which are challenging and need fresh initiative for development in rural India include development of human resources including literacy, more especially female literacy, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ एड्रेसिंग बोथ सैनिटाइजेशन एंड पब्लिक हेल्थ। देखो जो चीज़ पहले पॉवर्टी में पड़ी थी कुछ चीज़ें वो यहाँ पे भी आ रही हैं। अगर रूरल एरिया को डेवलपमेंट करना है, रूरल डेवलपमेंट करना है, तो वहाँ के लोगों को लिटरेट करना है। लिटरेट मतलब साक्षर बनाना है। मोर स्पेशली उसमें भी सबसे ज़्यादा फीमेल लिटरेसी ज़रूरी है, मतलब औरतों की साक्षरता, स्त्रियों की साक्षरता ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक स्त्री साक्षर होगी तो वो अपने बच्चों को भी लिटरेट बनाएंगी, साक्षर बनाएंगी, उन्हें पढ़ाई के लिए उन पर फोकस करेंगी। तो वो फीमेल लिटरेसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया। एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, देखो एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं, स्किल डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लोग एजुकेटेड नहीं होते, जिनकी उम्र चली जाती है, फिर वो एजुकेशन में उतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते, ऐसे लोगों को स्किल डेवलपमेंट में आप निपुण बना सकते हो। स्किल डेवलपमेंट में उनको आगे बढ़ा सकते हैं, स्किल सिखा के, है ना, ताकि उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो खुद बना सके। हेल्थ एड्रेसिंग बोथ सैनिटाइजेशन एंड पब्लिक हेल्थ। हेल्थ में सैनिटाइजेशन मतलब साफ सफाई, ये लैंड बाथ वगैरह ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, है ना। और पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एरिया में जो चीज़ें होती है वहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए, जिससे कि पब्लिक हेल्थ ठीक रहे। लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में मैंने बताया था कि छोटे छोटे खेतों में बांट रखा, छोटे खेतों में जो उत्पादन की संभावना होती है या प्रोडक्शन की जो संभावना होती है वो काफ़ी कम होती है, तो लैंड रिफॉर्म करने की ज़रूरत है रूरल एरिया में। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी, हर लोकेलिटी में प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का डेवलपमेंट ज़रूरी है। जो भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं जिनसे प्रोडक्शन होता है उनका डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड एंड फीडर रोड टू नियर बाय हाईवे फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एक्सटेंशन एंड इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन। मतलब ये सारी चीज़ें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है, आधारभूत या ढांचागत सुविधाएं जो है वो गाँवों को मिलनी जरूरी है। मतलब वहाँ पक्की सड़कें होनी चाहिए, वहाँ ब्रिज होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, ये जो ढांचागत सुविधाएं होती है। और गाँव का जो रोड से कनेक्टेड करना चाहिए गाँव को बाय रोड दूसरे शहरों से या हाईवे से, ये सारी सुविधाएं अगर होती है तो गांव में डेवलपमेंट जल्दी होगा, अच्छी स्पीड से होगा, अच्छी रेट से होगा और लोग खुद डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड रहेंगे। स्पेशल मेजर फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड ब्रिंगिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट in the living condition of the weaker section of the population, emphasizing access to productive employment opportunity. All this means that people engaged in farm and non-farm activity in rural area have to be provided with various means that help them increase in productivity. They also need to be given opportunity to diversify into various non-farm production. कहने का मतलब ये कि जितने भी लोग रूरल एरिया में, चाहे उनका प्रोफेशन प्रोडक्टिव वर्क से हो या नॉन प्रोडक्टिव वर्क से हो, नॉन प्रोडक्टिव वर्क वालों को भी प्रोडक्टिव में कन्वर्ट करना ही डेवलपमेंट कहा जाता है। अगर एक फैमिली है उसमें 5 लोगों में से 3 लोग
प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, है ना, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। 2 लोग बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठे हैं, मतलब प्रोडक्टिव वर्क की तरफ सोच नहीं रहे या फैमिली में की इनकम बढ़ाने के लिए सोच नहीं रहे, तो वो क्या है, एक तरह का बोझ बन जाते हैं, है ना। तो इस तरह से बोझ बनने वाले लोग बहुत से होते हैं समाज में जो कुछ काम नहीं करते। ऐसे लोगों को भी प्रोडक्टिव वर्क में इन्वॉल्व करना, उनसे प्रोडक्टिव काम करवाना भी एक डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। Activity such as food processing, enabling them better and more affordable access to healthcare, sanitization facility at workplace and home and education for all would also need to be given top priority for rapid rural development. देखो, वर्क प्लेस और होम और एजुकेशन, ये तीनों चीजों पे डेवलपमेंट होगा तो हर इंसान का डेवलपमेंट होगा। एजुकेशन अच्छी होगी, वर्क प्लेस पे उसको आगे आके इनिशिएटिव लेके काम करने का मौका मिलेगा, सैनिटाइजेशन फैसिलिटी अच्छी होगी तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी। इट वॉज ऑब्जर्व इन एन अर्लियर चैप्टर दैट ऑल्दो द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर sector's contribution to GDP was on a decline, the population depend on this sector did not show any significant change further after the initiation of reform. The growth rate of agriculture sector declared to about 3% per annum during the 1991 to 2000. देखो, 1991 से 2012 ये ऐसा एक टाइम पीरियड है। अपन ये जो बुक पढ़ रहे हैं 2012 तक की अपडेट है ना, उसके आगे के आंकड़े शायद इसमें नहीं। तो 2012 तक हर साल एग्रीकल्चर में 3% का डेवलपमेंट, मतलब ग्रोथ हुआ है ना, ग्रोथ हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगी तो रूरल डेवलपमेंट होना संभव हो पाएगा, क्योंकि रूरल एरिया में जितने लोग रहते हैं ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, उनका प्रोफेशनल फार्मिंग और वो प्रोफेशन से फार्मर होते हैं ज़्यादातर। तो इसीलिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना भी ये सिंबलाइज कर रहा है कि रूरल डेवलपमेंट हो रहा है। इन रिसेंट ईयर दिस सेक्टर हैज बिकम volatile. During 2014 to 15, the GVA growth rate of agriculture and its allied sectors was less than 1%. 2014 से 15 का जो ईयर था उसमें एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर जो था, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्शन सेक्टर जो था, जो हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी या सर्विस सेक्टर में 10th में पढ़ा चुकी हूँ। तो उसमें जो प्राइमरी सेक्टर था जिसमें एग्रीकल्चर और उसकी एलिड एक्टिविटी आती थी, ये वाला जो सेक्टर था इसकी जो ग्रोथ रेट थी इस ईयर में डिक्लाइन हो गई, गिर गई, कम हो गई। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ग्रामीण विकास नहीं हो रहा या रूरल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। Scholar identified decline in public investment since 1991 as a major reason for this. They also argue that inadequate infrastructure, lack of alternate employment opportunities in the industry or service sector, increasing casualization and employment etc. देखो, एम्प्लॉयमेंट पे सर्विस सेक्टर का भी प्रभाव पड़ता है, मतलब सेकेंडरी और टर्टियरी, क्योंकि अगर वहाँ पे डिमांड कम हो जाती है तो यहाँ पे प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है। प्रोडक्शन कब ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, जब डिमांड ज़्यादा आएगी, है ना। तो ये ज़रूरी है कि सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अच्छे से चले, तभी एग्रीकल्चर में संभावना हो पाएगी डेवलपमेंट की, मतलब ग्रोथ की संभावना वहाँ बनेगी। Against the background, we will critically look at some of the crucial aspects of rural India, like credit and marketing system, agriculture, diversification, and the role of organic farming in promoting sustainable development. देखो, मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर है, सबको डाइवर्सिफाई करेंगे तब कहीं जाके हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जो बना रहे, टिका रहे। ये नहीं कि अभी अच्छा ग्रोथ हो गया, जीडीपी हो गई, फिर अगले साल में हम लोग ने डिक्लाइन कर दिया, जीडीपी नहीं मिली, ग्रोथ नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं। ऐसा नहीं, डेवलपमेंट हमें ऐसा चाहिए जो टिका रहे, बना रहे और फिर उससे आगे बढ़े। ये नहीं कि उससे कम हो जाए नेक्स्ट ईयर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ढांचागत सुविधाएं हमारी मजबूत हो, मतलब सब जगह ढांचागत सुविधाएं अवेलेबल करवाई जाए। तीनों जो सेक्टर हैं हमारे प्रोडक्शन के, है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी या सर्विस सेक्टर, ये तीनों सेक्टर भी अच्छी तरह से ग्रोथ करें। अगर ये ग्रोथ करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ने से आगे ग्रोथ की संभावना होगी। तो ये था अपना रूरल डेवलपमेंट लेसन के 6.2 टॉपिक तक अपन ने पढ़ा है। आगे क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरिया हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।